जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। रेडी हो जाइए। आज हम बात करेंगे बीपीएससी टेस्ट सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट सेट जो करने वाला, जो किसका होने वाला है, तो वो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का, जो उसके द्वारा आपका टेस्ट कराया जा रहा है 72वीं बीपीएससी का टेस्ट नंबर आज हम लोग 18 देखेंगे। ध्यान रखिएगा। जो पूरा देखिए फुल मार्क्स आपका 150 नंबर का होने वाला है। ध्यान रखिएगा। वीडियो को थोड़ा सा 1.25x पर अभी तुरंत कर लीजिए, तुरंत कीजिए भैया। वीडियो को थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिएगा। चलिए, इधर उधर करने से कोई फायदा नहीं है। चलते सीधा प्रश्न नंबर 1 की ओर। वीडियो स्टार्ट करने से भैया पहले आप लोग अभी तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल के साथ में जुड़ जाइए। चलिए बताइएगा प्रश्न नंबर 1 देखिए आपका क्या बोल रहा है। नारी शक्ति युवा संसद का आयोजन निम्न में से कौन सा मंत्रालय ने किया है? क्या बोल रहा है? नारी शक्ति युवा संसद का आयोजन निम्न में से कौन सा मंत्रालय ने किया है? कौन सा मंत्रालय ने किया था? ध्यान में रखिए। तो युवा मामले एवं खेल मंत्रालय ने किए हैं। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, हर क्वेश्चन का हम लोग डिफिनेशन के साथ में देखेंगे। देखिए इसका डिफिनेशन से हम देखते हैं क्या हुआ। देखिए, हाल ही में युवा मामले एवं खेल मंत्रालय ने मेरा युवा पहल के अंतर्गत 17 क्षेत्रों के राष्ट्रव्यापी नारी शक्ति युवा संसद का आयोजन किया है, जिनका अर्थ लोकतांत्रिक संवाद और नीति निर्माण में महिलाओं के नेतृत्व वाली भागीदारी को सुदृढ़ करना है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। बताइएगा दूसरा नंबर प्रश्न क्या है। ज्ञान बिंदु के द्वारा जो टेस्ट कराया जा रहा है भैया, उसको हम लोग टेस्ट नंबर 18 देख रहे हैं। याद रखिएगा। यह हाल ही में लद्दाख में 5 नए जिलों का निर्माण किया गया। निम्न में से 2 जिलों को कारगिल से अलग करके बनाया गया है। क्या बोल रहा है? हाल ही में लद्दाख में 5 नए जिलों का निर्माण किया गया है। निम्न में से किन 2 जिलों को कारगिल से अलग करके बनाया गया है? कौन सा कारगिल से अलग करके? जास्कर और देखिए द्रास को जो है सो आपका अलग करके कारगिल से अलग करके बनाया गया है। तो जास्कर और द्रास को बनाया गया है। ध्यान में रखिएगा। देखिए, हाल ही में लद्दाख में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने प्रशासनिक दक्षता और स्थानीय स्तर प्रशासन को मजबूत करने के उद्देश्य से 5 नए जिलों का निर्माण को स्वीकृत किए हैं। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। निम्न कथनों पर विचार करें और कूट की सहायता से सही उत्तर को जवाब दें। बताइए, कूट के हिसाब से सही उत्तर को आप लोग को चुनना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो कथन 1 में आपका है, ध्यान रखिएगा, हाल ही में कर्नाटक में कुर्नूल जिले में जोनागिरी में निजी स्वर्ण खनन परियोजना का विकास किया जा रहा है। क्या कथन 1 आपका सही है? कथन 1 आपको जो है बिल्कुल सही नहीं है। ध्यान रखिए, कथन 1 आपको बिल्कुल सही नहीं है। कथन 2 में है, देखिए, जोनागिरी में अवस्थित निजी स्वर्ण खनन परियोजना का विकास जियो सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है, जो कि कथन 2 आपका बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, इसके एक जो गलत है उसके बारे में देते हैं। भारत के आंध्र प्रदेश में कुर्नूल जिले में भारत के आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले के जोनीगिरी में आपका पहली बड़े पैमाने की निजी स्वर्ण खनन परियोजना का शुरू करने जा रहा है। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। 4 नंबर प्रश्न बताइएगा, हाल ही में निम्न में से किस राज्य को पहला पेपरलेस न्यायपालिका अपनाने वाला राज्य घोषित किया गया है? बताइए, हाल ही में निम्न में से किस राज्य को पहला पेपरलेस न्यायपालिका अपनाने वाला राज्य घोषित किया है? तो आपका सिक्किम पहला राज्य हो जाएगा। ध्यान रखिए। देखिए, हाल ही में सिक्किम को न्यायमूर्ति सूर्यकांत द्वारा भारत का पहला पेपरलेस न्यायपालिका अपनाने वाला राज्य घोषित किया गया, जो डिजिटल न्याय वितरण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ध्यान रखिएगा भैया, हम क्वेश्चन को 2 बार बोलते हैं ताकि आप लोग को बढ़िया से समझ में आए, और हम उसको हर क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। उसके बाद हम उसको थोड़ा सा डिफिनेशन बताएं ताकि आप लोग को थोड़ा समझ में आ जाएगा। 4 का आपका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग आंसर को नहीं देखिएगा, आप लोग सोल्यूशन को सुनिएगा। चलिए, नीचे दिए गए कथनों में से जिनमें से एक कथन 1 है, कारण आर है। कथन 1 में क्या है? मई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया, जिनका उद्देश्य भारत का एक वैश्विक टेक्सटाइल पावर हाउस बनाना है। क्या कथन 1 आपका सही है? तो ध्यान रखिएगा, कथन 1 जो है सो आपका बिल्कुल सही है। कथन 1 आपका क्या है? बताइए, जल्दी बताइए। कथन 1 आप लोग बोलिएगा, बिल्कुल आपका सही है। देखिए, बिल्कुल आपका एक कथन सही है। कारण आर में इस उद्घाटन के दौरान
प्रधानमंत्री ने 5 ऐप फार्मूले को दोहराया है, जो कि कथन आर भी जो आपका बिल्कुल सही है। इतना ध्यान रखिएगा, आर जो है ए की आपका सही व्याख्या नहीं करता है। ध्यान में रखिएगा, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या आपका नहीं करता है, इसीलिए इसका सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिएगा क्या बोल रहा है। 6 नंबर प्रश्न देखिए, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार भारत विश्व के सैन्य खर्च के मामले में कितने स्थान पर हैं? क्या स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार भारत विश्व में सैन्य खर्च के मामले में कितने स्थान पर हैं? बताइए कितने स्थान पर, तो ये जो है आपका 5वें स्थान पर है। कितने स्थान पर है, तो आपको 5वें स्थान पर है। देखिए, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस के रिसर्च इंस्टीट्यूट के हालिया अनुमानों के अनुसार विश्व के स्तर पर 5वां सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश हैं, याद रखिएगा। 7 नंबर प्रश्न बताइएगा, हाल ही में किस राज्य विधानसभा में विधायिकाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का समर्थन करने वाला एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसे अगले परिसीमन के बाद लागू किया जाएगा? बताइए। तो ये आपका मध्य प्रदेश की है। कौन की है आपका, तो मध्य प्रदेश। देखिए क्वेश्चन फिर से पढ़िए, हाल ही में किस राज्य विधानसभा ने विधायिकाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का समर्थन करने वाला एक प्रस्ताव पारित किया, जिसे अगले परिसीमन के बाद लागू किया जाएगा? कौन किए थे, तो आपका ये मध्य प्रदेश राज्य किए थे। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग को जानते हैं। देखिए, हाल ही में मध्य प्रदेश विधानसभाओं में विधायिकाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का समर्थन करने वाला एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसे अगले परिसीमन के बाद लागू किया जाएगा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 8 की ओर। बताइए, भारत की जनगणना 2027 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भैया, तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल के साथ में जुड़ जाइए, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। इसमें बोल रहा कौन सा कथन गलत है, किसके बारे में, भारत की जनगणना 2027 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन आपका गलत है। देखिए, कथन 1 में आपका है, यह भारत की 16वीं जनगणना है तथा स्वतंत्रता के बाद 9वीं जनगणना है। क्या कथन 1 आपका सही है? ध्यान रखिए, कथन 1 आपका सही, तो कथन 1 आपका जो है बिल्कुल सत्य है। सॉरी, कौन सा कथन गलत है, तो आपका कथन 1 आपका बिल्कुल गलत है। कथन 2 में जनगणना 2027 के चरण 1 में हाउस लिस्टिंग एवं आवास जनगणना शामिल है, ये कथन आपका बिल्कुल सही है। कथन 3 में आपका है, यह भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी जिससे प्रगणक सैटेलाइट फ़ोन के माध्यम से डेटा एकत्रित करेंगे, जो कि कथन 3 भी आपका बिल्कुल गलत है। भारत की जनगणना 2027 के संबंध में कथन 1 और 3 आपका गलत है। यहाँ बोल रहे थे कौन सा कथन गलत है, तो 1 और 3 आपका गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 9 की ओर। बताइएगा 9 नंबर प्रश्न, 24 अप्रैल 2026 को मनाए गए पंचायती राज दिवस का थीम निम्न में से कौन है? क्या क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिए। 24 अप्रैल 2026 को मनाए गए पंचायती राज दिवस का थीम निम्न में से कौन सा है? तब का सशक्त पंचायत, सर्वांगीण विकास। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपको बिल्कुल सही उत्तर है। माफ़ कीजिएगा अगर कहीं पढ़ने में दिक्कत हो रहा है तो आप लोग समझिएगा थोड़ा सा बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10 की ओर। बताइए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर के शोधकर्ताओं के अनुसार 2026 से लेकर 2050 के बीच कावेरी जल के प्रवाह लगभग कितने प्रतिशत तक घट सकती है? बताइए, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर के शोधकर्ताओं के अनुसार 2026 से लेकर 2050 के बीच कावेरी में जल प्रवाह लगभग कितने प्रतिशत घट सकती है? ध्यान रखिएगा, कितने प्रतिशत घट सकती है, तो ये आपका जो है 3.5% आपका घट सकती है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11 की ओर। हाल ही में तिब्बत में निर्माण किया जा रहा है जियाओकांग विलेज के संदर्भ में भारत के सैन्य नेतृत्व ने चेतावनी दी कि संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है, हाल ही में तिब्बत में निर्माण किया जा रहा है
जी जियाओकांग विलेज के संदर्भ में भारत के सैन्य नेतृत्व ने चेतावनी दी है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्यान रखिए, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करने बोल रहा है, ध्यान रखिएगा। कौन सा कथन आपका बोल रहा सही है, ध्यान से सुनिएगा। कथन 1 में आपका है, चीन द्वारा वास्तविक नियंत्रण रेखा लेक के साथ तेजी से लगभग 628 जियाओकांग विलेज निर्मित किए जा रहे हैं, जिसमें से लगभग 90% अरुणाचल प्रदेश की दिशा में स्थित है। तो कथन 1 आपका बिल्कुल सही है। कथन 2 में ये विलेज केवल नागरिक बसावट के लिए हैं और इनका कोई सैन्य उपयोग नहीं है, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। ध्यान रखिए। 3 में आपका है, जियाओकांग विलेज उन विशेष सीमा बस्तियों को संदर्भित करते हैं जिन मुख्यतः तिब्बत ऑटोमनस रीजन में विवादित सीमावर्ती क्षेत्रों के साथ निर्मित अथवा उन्नत किया जा गया है। तो कथन 3 भी आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1 और 3 आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 12 की ओर। बताइए, हाल ही में केंद्र सरकार की एक घोषणा के तहत कब से देश नक्सल मुक्त हो चुका है? बताइए, हाल ही में केंद्र सरकार के एक घोषणा के तहत कब से देश नक्सल मुक्त हो चुका है? तो नक्सल मुक्त आपका जो है सो कब से हुआ है? तो ये आपका अप्रैल 2026 से आपका नक्सल मुक्त हो चुका है। ध्यान रखिए। देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने यह घोषणा की है कि अब देश माओवाद और या नक्सल मुक्त या वामपंथी उग्रवाद से लगभग पूरी तरह से मुक्त हो चुका है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। ये कथन 1 है, कारण आ रहा है। कथन 1 में क्या, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, ध्यान से सुनिएगा। भारत ने अपने अधिक राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अंशदान के तहत 2035 तक अपनी कुल ऊर्जा क्षमता 60% गैर जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त करने का संकल्प लिया है। जो कि बोलिए क्या कथन 1 आपका सही है? तो बिल्कुल आपका सही है। कारण आर में भारत के फरवरी 2026 तक 52.57% गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली है और इसके पूर्व के वर्ष 2030 के लक्ष्य 50% से अधिक है, जो कि कारण आर भी बिल्कुल सही है। ध्यान रखिए, ए और आर आपका दोनों सही है और आर जो है एक की आपका सही व्याख्या नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 14 की ओर। बताइएगा, हाल ही में पंजाब सरकार द्वारा एक औपनिवेशिक काल के राजकोषीय समझौते और राज्य के गंभीर भूजल संकट को हवाला देते हुए किस राज्य के 101.44 लाख करोड़ रुपए की मांग की है? बताइए, हाल ही में पंजाब सरकार द्वारा एक औपनिवेशिक काल के राजकोषीय समझौते और राज्य के गंभीर भूजल संकट को हवाला देते हुए किस राज्य से 1.44 लाख करोड़ रुपए की मांग की है? मतलब किस राज्य से आपका मांग की है? तो ये आपका राजस्थान राज्य से आपका कितना मांग किया था? 1.44 लाख करोड़ रुपए मांग की है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 15 की ओर। बताइए 15 नंबर प्रश्न देखिए कितना बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। बताइए, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विशेषकर किन देशों के मद्देनजर अवैध प्रवासियों के लिए एक नवीन व्यापक निर्वासन नीति तैयार किया है? क्या बोल रहा है? व्यापक निर्वासन नीति तैयार किया है, बताइएगा। तैयार किया तो ये आपका म्यांमार और बांग्लादेश के लिए किया है, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिएगा, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अवैध प्रवासियों विशेष रूप से बांग्लादेश और म्यांमार के पहचान और निर्वासन में तेजी लाने के लिए एक नवीन व्यापक निर्वासन नीति तैयार किए हैं, ध्यान रखिएगा। ऐसे समझ में नहीं आएगा, लेकिन सॉल्यूशन बताएं तो समझ में आ गया होगा। तो हाल ही में भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के तहत प्रहार नामक आतंकवादी विरोधी नीति का अनावरण किया है कि इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। क्वेश्चन ध्यान से सुन पढ़िए तो पहले एक बार। हाल ही में भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के तहत
प्रहार नामक आतंकवादी विरोधी नीति का अनावरण किया है। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर आपको विचार करना, बताना कि कौन सा कथन आपका क्या सही है, कौन सा कथन सही है। चलिए ध्यान रखिए, देखते हैं। क्वेश्चन एक में आपका बोल रहा है, कथन एक में आपका है यह नीति शून्य सहिष्णुता के सिद्धांत पर आधारित है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। कथन दो में इस नीति का प्राथमिक लक्ष्य केवल आतंकवादियों को समाप्त करना ही नहीं, बल्कि उनके वित्तीय स्रोतों, हथियारों की आपूर्ति और वैचारिक समर्थकों को पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को ध्वस्त करना है। तो कथन दो आपका बिल्कुल सही है। कथन तीन में यह नीति खुफिया जानकारी आधारित सक्रियता पर जोर देती है, ताकि आतंकी घटनाओं का घटित होने से पहले ही रोका जा सकता है। ध्यान रखिए, जो बिल्कुल तीन भी आपका बिल्कुल सही है, ध्यान में रखिएगा। इसीलिए इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तीनों कथन आपका जो है सो बिल्कुल सही है। 17 नंबर प्रश्न बताइए, हाल ही में मलयालम भाषी जनता की भाषाई और संस्कृति विरासत को सम्मान देते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केरल राज्य के नाम बदलकर कौन सा नाम करने का प्रस्ताव स्वीकार प्रदान की है। मतलब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अभी ये ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो केरलम, अभी केरला का नाम क्या हो जाएगा, तो केरलम हो गया है, ध्यान में रखिएगा। 18 नंबर प्रश्न बताइएगा, हाल ही में भारत सरकार के सामाजिक संहिता सुरक्षा 2020 के तहत गीग वर्करों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का फैसला किया है। इनमें से इसके तहत एक वित्तीय वर्ष में ही प्लेटफॉर्म पर कितने दिन तक काम करने का वर्कर लाभों कब प्राप्त होंगे। ध्यान में रखिए क्या बोल रहा है, हाल ही में भारत सरकार के सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत गीग वर्करों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का फैसला किया है। इसके तहत एक वित्तीय वर्ष में एक ही प्लेटफॉर्म पर कितने दिन तक काम करने पर वर्कर लाभों के पात्र होंगे। बताइए कितने दिनों के करने के आपको पात्र होंगे, तो ये जो है सो आपका कितना 90 दिनों या उससे अधिक। ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपको बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिएगा, हाल ही में भारत सरकार के सामाजिक संहिता सुरक्षा 2020 के तहत गिग वर्कर्स को बीमा, स्वास्थ्य और पेंशन जैसे लाभ देने की तैयारी में है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। तो हाल ही में भारत सरकार ने किस देशों से आने वाले निवेश को एफडीआई नीति में संशोधन किया है। बताइए, हाल ही में भारत सरकार ने किन देशों से आने वाले निवेश के एफडीआई नीति में संशोधन किया है। हाल ही में भारत सरकार ने किन देशों से आने वाले निवेश के एफडीआई नीति में संशोधन किया है। तो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश को ध्यान में रखिएगा। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं, तभी बढ़िया से समझ में आएगा। देखिए, हाल ही में भारत सरकार ने उन देशों से आने वाले निवेश के लिए एफडीआई नीति में संशोधन किया है जो भारत के साथ भूमि साझा करते हैं, जैसे चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपको बिल्कुल सही उत्तर होगा। वो क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न बताइए। उससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भैया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला 20 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न कथनों पर विचार करें। क्या बोल रहा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन आपका सही है ये आप लोग बताइए, कौन सा कथन आपका सही है। तो कथन एक में, अप्रैल 2026 के मध्य में म्यांमार से मलेशिया जा रहे रोहिंग्या शरणार्थी नाव अंडमान सागर में डूबने से 250 लोगों की समुद्र में समा गई। बिल्कुल गलत है भैया। यह नाव म्यांमार सैनिक में रोहिंग्या के बीच झड़पों के कारण से डूबी। बिल्कुल आपका गलत है, ध्यान रखिएगा। तो इस ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें कोई भी आपका सही नहीं है, इसको याद नहीं करना है। चलिए अगला 21 नंबर प्रश्न बताइएगा, हाल ही में ऐतिहासिक फैसले के तहत निम्न में से कौन सा देश ओपीईसी तथा ओपीईसी प्लस की सदस्यता का परित्याग कर दिया है। तो ये आपको किए हैं संयुक्त राज्य अमीरात। ध्यान में रखिएगा। देखिए, हाल ही में एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए संयुक्त राज्य अमीरात ने अपनी 5 दशकों पुरानी सदस्यता को त्यागते हुए ओपीईसी तथा ओपीईसी प्लस गठबंधन से बाहर निकल गया है। यह फैसला 1 मई 2026 को प्रभावी हुआ है, याद रखिएगा। 22 नंबर प्रश्न है, अप्रैल 2026 में किससे
ओशिनियाई देश के साथ भारत ने मुक्त व्यापार समझौते FTA किया है? बताइए अप्रैल 2026 में किस ओशिनियाई देश के साथ भारत के मुक्त व्यापार समझौता FTA किया है? FTA आपका कौन सा देश के साथ में किया? तो ये आपका ध्यान रखिएगा न्यूजीलैंड के साथ में किया है, ध्यान में रखिएगा। मुक्त व्यापार साझा किया है तो आपको न्यूजीलैंड के साथ में किया है, ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं, हर क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन देख रहे हैं। भारत और न्यूजीलैंड ने हाल ही में 27 अप्रैल 2026 को एक ऐतिहासिक संयुक्त व्यापार समझौता FTA पर हस्ताक्षर किया है, ध्यान में रखिएगा। देखिए यह समझौते भारतीय निर्यातकों को न्यूजीलैंड के बाजार में 100% शुल्क मुक्त पहुंच प्रदान करता है, ध्यान रखिएगा। पूरा सोल्यूशन बता दे रहे हैं हम हर क्वेश्चन का। 23 नंबर पर प्रश्न बताइएगा, हाल ही में जापान सरकार की आधिकारिक विकास सहायता के तहत भारत के 3 राज्यों की महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए मंजूरी दी गई है। निम्न में से कौन सा राज्य इनमें शामिल नहीं है? तो निम्न में से इनमें से कौन सा राज्य आपका शामिल नहीं है? सिर्फ बिहार जो है सिर्फ आपका बिहार इसमें आपका शामिल नहीं है, बाकी महाराष्ट्र इसका शामिल है, कर्नाटक शामिल है, पंजाब आपका शामिल है, लेकिन बिहार जो है सो आपका शामिल नहीं है, ध्यान रखिएगा। 24 नंबर प्रश्न बताइए, निम्न कथनों पर विचार करें। क्या बोल रहा है? निम्न कथनों पर आपको विचार करना है, कौन सा कथन सही है या फिर गलत है, या फिर आपको बताना है बिना देखे हुए। आपको लोग को बताइए कि कौन सा कथन आपका सही है। देखिए कथन 1 में फरवरी 2026 में अमेरिका, USA और इजराइल ने मिलाकर ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम का एक बड़ा संयुक्त हवाई मामला शुरू किया, जो कि कथन 1 आपका बिल्कुल सही है। कथन 2 में है, इसे हर्मुज जलदम्बु संकट हो गया क्योंकि इस पर मार्ग में वैश्विक तेल खपत का लगभग 30% यहीं से गुजरता है, जो कि बिल्कुल आपका गलत है, बिल्कुल आपका गलत है, ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ए आपका सिर्फ सही है। देखिए यहाँ बोल रहा कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए आपको बिल्कुल सही है। अगर गलत बोलता है यहाँ पर तो 2 मार देते हैं, ठीक। बहुत ईजी क्वेश्चन था। बताइए क्वेश्चन कितना बड़ा बड़ा पहले देखिए। बताइए अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने फरवरी 2026 में एक ऐतिहासिक फैसले में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए व्यापक वैश्विक टैरिफ को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि राष्ट्रपति के पास शांति काल के मनमाने ढंग से टैक्स लाने का अधिकार नहीं है। ट्रंप प्रशासन ने इस टैरिफ को लागू करने के लिए किस आपातकालीन कानून का मुख्य रूप से सहारा लिया था, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है? जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक्स पावर एक्ट, IEEPA, ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा और बढ़िया से आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अगला 26वां प्रश्न बताइएगा। देखिए 8 दिसंबर 2025 को बिहार सरकार के CISF के तर्ज पर निम्न में से किस विशेष फोर्स का गठन करने की घोषणा किया है? तो 8 दिसंबर 2025 को बिहार सरकार ने CISF के तर्ज पर निम्न में से किस विशेष फोर्स की गठन की घोषणा किया है? किस विशेष फोर्स के गठन की घोषणा किया है? तो आपका बिहार, देखिए BISF का आपका किया है, ध्यान में रखिएगा। BISF का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, चलिए बताइए। देखिए बीच हो जाएगा बिहार, इसे को इंडस्ट्रियल और सिक्योरिटी फोर्स, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि अक्टूबर 2025 में चर्चा में रहा अघोषित नगद संपत्ति सौदा निम्न में से किन राज्यों में चर्चा का प्रमुख कारण रहा है? बताइए अक्टूबर 2025 में चर्चा में रहा अघोषित नगद संपत्ति सौदा निम्न में से किन राज्यों में चर्चा का प्रमुख कारण रहा है? चर्चा का प्रमुख कारण रहा है तो ये आपका बिहार तथा उत्तर प्रदेश का रहा है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 28 की ओर। बताइएगा बिहार में चुनाव संबंधी जागरूकता के लिए निम्न में से किसे शुभंकर के रूप में चुना गया है? तो बिहार में चुनाव संबंधी जागरूकता के लिए निम्न में से किसे शुभंकर के रूप में चुना गया है? तो शुभंकर के रूप में आपका चिरैया को चुना गया। किसको चुना गया? चिरैया। देखिए बिहार विधानसभा में बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 आलोक में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री विनोद सिंह गुंजारिला द्वारा स्तरीय शुभांकर चिरैया का अनावरण किया गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्रश्न नंबर 29 की ओर।
निम्न कथनों पर विचार करें। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है आपको ये बताना है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए कथन 1 में आपका है, कौन सा कथन सही है, बिहार ब्रिटिश सुरक्षा दिवस 2025 का पर्यावरण दिवस के अवसर पर मनाया जाता है, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। 2 में आपका बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत तीसरी किस्त जारी होने के बाद मद में कुल आवंटन 1000 करोड़ हो गया है, जो कि बिल्कुल आपका गलत है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपको बिल्कुल सही उत्तर, जो 1 और 2 आपको कोई भी सही नहीं है। 30 नंबर प्रश्न बताइए, जनवरी 2025 में चर्चा में रहे महान लेखक जॉर्ज ऑरवेल, जिनका 50वीं पुण्यतिथि पर ब्रिटेन के रॉयल मिंट ने स्मारक सिक्का जारी किया है, उनका जन्म बिहार के किस जिला के स्थान पर हुआ था? तो उनका जन्म बिहार के किस स्थान पर हुआ था? तो बिहार के जो है सो आपका किस स्थान पर हुआ था? तो बिहार के आपका मोतिहारी जिला में आपका उनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा, क्वेश्चन को भूलिएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, निम्न कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन आपका सही है ये आप लोग बताइए, ध्यान रखिएगा। तो कथन 1 में आपका क्या है? तो कथन 1 में आपका है, देखिए ऊष्मा गति की ऊष्मा और ताप की अवधारणा ऊष्मा के अन्य प्रकार के ऊर्जाओं के अंतरा रूपांतरण का विशेषण करती है, जो कि कथन 1 आपका बिल्कुल सही है। कथन 2 में आपका है, ऊष्मा गति की प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण नियम की अभिव्यक्ति है, ध्यान रखिए, जो कि कथन 2 भी आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 32 की ओर। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, बताइए उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है? कौन सा कथन आपका सही है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखिए 1 में बोल रहा है, चंद्रमा द्रव्यमान पृथ्वी से ज़्यादा है, क्या कथन 1 आपका सही है? क्या बोल रहा है, चंद्रमा क्या पृथ्वी से ज़्यादा है? नहीं, सबको पता है, बिल्कुल गलत है। 2 में पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण चंद्रमा की तुलना में 1.6 है, बोलिएगा जी भैया बिल्कुल गलत है, ये तो मूर्खता वाला बात हो गया, जो कि आपको कोई अगर इसका उल्टा बोल दे तो बिल्कुल आपका गलत है, सारा सारी गलत है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी से कम है, ना कि ज़्यादा। चंद्रमा का द्रव्यमान बोल रहा है, लेकिन चंद्रमा का द्रव्यमान जो है सो पृथ्वी से कम है, ना कि ज़्यादा है, ध्यान रखिएगा। देखिए 2 का सही उत्तर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण चंद्रमा की तुलना में 1.6 नहीं बल्कि 6 गुना अधिक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 33 की ओर। बताइए निम्न कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन आपका सही है? कौन सा कथन सही है? तो कथन 1 में आपका है, प्राकृतिक में प्रत्येक बल के लिए किसी मंद लूप में किसी पिंड की गति में किया गया कार्य शून्य होता है, ध्यान रखिए, जो कि कथन 1 आपका बिल्कुल गलत है। कथन 2 में है, जब कोई सारांशी बल किसी वस्तु पर धनात्मक कार्य करता है तो वह वस्तु स्थितिज ऊर्जा घटती है, जो कि बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 34 को मिलान करते हैं, सोचो 1 और सोचो 2 है, चलिए मिलान कीजिए। चलिए अगर इसको मिलान करना है तो आप लोग प्लीज़ इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, इसका माफ़ कीजिएगा, इसका आंसर हम नहीं लिख पाए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 35 की ओर। बताइएगा निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को आपको बताना है। सही कथन को क्या करना है, आपको बताना है। कथन 1 में है, हाइसेंग, इसमें कोई भी कथन आपका सही नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न बताएं, मकान के छत से गिराए हुए पत्थर की गति होती है? तो मकान की छत से गिराए हुए पत्थर की गति होती है, तो गिराए हुए पत्थर की आपका गति क्या होती है, जल्दी बताइए। तो गिराए हुए पत्थर की गति आपका सरल रेखीय होती है, कौन होती है आपका सरल रेखीय होती है, ध्यान रखिएगा। बताइए निम्न किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु की आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? निम्नलिखित किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? प्रतिबिंब मिल सकता है किसी आभासी का, तो ये आपका जो है सो तीनों प्रकार के दर्पणों द्वारा, ध्यान रखिएगा, तीनों प्रकार के दर्पणों द्वारा। देखिए आभासी प्रतिबिंब वह प्रतिबिंब जहाँ प्रकाश की किरणें वास्तव में नहीं मिलती हैं बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती है, नहीं मिलती है बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था प्रश्न नंबर 38 की ओर। जब लोलक अंत बिंदु चरम स्थिति पर पहुंच जाता है तो निम्न में से कौन सा कथन आपका सही है? बताइए क्या है? जब लोलक अंततः बिंदु चरम पर स्थित पर पहुंचता है तो निम्न में से कौन सा कथन आपका सही है? तो निम्न में से आपका कौन सा कथन सही है? तो देखिए, एक में आपका है त्वरण का अधिकतम होता है, बिल्कुल सही है। 2 में आपका है वेग शून्य होता है, बिल्कुल आपका सही है। 80 में आपका स्थिति ऊर्जा न्यूनतम रहती है, बिल्कुल नहीं रहती है। 4 में आपका उस पर लगने वाला बल अधिकतम होता है, ये बिल्कुल सही है। तो 1, 2 और क्या 4 है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 39 की ओर। बताइएगा, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में चलन विधि द्वारा ऊष्मा के हस्तांतरण के लिए यह आवश्यक है कि दोनों वस्तुओं का ताप भिन्न हो ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है प्रश्न नंबर 40 की ओर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन आपका कितने सही है ये आप लोग बताइए। तो कथन 1 में आपका है, देखिए कथन 1 में आपका है वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। क्या कथन 1 आपका सही है? तो बोलिएगा जी भैया कथन 1 तो आपका बिल्कुल सही है। कथन 2 में गैस का द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाता है। क्या कथन 2 आपका सही है? तो कथन 2 भी आपका जो है सो बिल्कुल सही है। कथन 3 में आपका है वह ताप जिस ठोस द्रव में परिवर्तित होता है क्रांतिक बिंदु कहलाता है, ये बिल्कुल आपका गलत है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि 2 कथन आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भैया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ तक आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। ये बोल रहा कौन सा कथन सही है, विचार करें, सही कथन बताइए। देखिए, एक में आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट का उपयोग गहराई और चर्म उद्योग में रंगबंधक के रूप में किया जाता है, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। 2 में आपका है अति मूल्यम खनिज टर्क सॉप स्टोन मुख्यतः सिलिकेट हैं, जो कि कथन 2 आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न पे आ जाते हैं। देखिए, सूची 1 में क्या दिया हुआ पदार्थ, सूची 2 में क्या दिया परमाणु कथा, रखिए परमाणु कथा दिया हुआ है। चलिए इसको मिलान करने में बहुत ही मजा आने वाला है। देखिए, पहला तो आपका हो जाएगा हाइड्रोजन, आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। हाइड्रोजन आपका कितने परमाणु कथा हो जाएगा 2 हो जाएगा। जल का आपका जल पदार्थ का आपका परमाणु कथा कितना है, तो जल पदार्थ का आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। बताइए अमोनिया पदार्थ का आपका परमाणु कथा कितना हो जाएगा, अमोनिया पदार्थ का आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर 2 में आपका। मीथेन का आपका हो जाएगा 5, ध्यान रखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका कितना नंबर 42 नंबर का था, तो 42 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 43 नंबर प्रश्न बताइए, इलेक्ट्रॉन एक एंटी पार्टिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है। तो इलेक्ट्रॉन का कौन एंटी पार्टिकल आपका पॉजिट्रॉन है, कौन है आपका पॉजिट्रॉन है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 44 की ओर। बताइए निम्न कथनों पर विचार कीजिए, असत कथन बताइए। क्या बोल रहे, निम्न कथन पर विचार कीजिए और सत कथन आप लोग बताइए। कथन 1 में प्रोटॉन का ऋण आवेश में युक्त कण है, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। उसमें परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है, जो कि बिल्कुल आपका सही है, तो ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, प्रश्न नंबर 45 की ओर। 45 नंबर प्रश्न बताइएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन आपका सही है ये आप लोग बताइए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो प्रश्न नंबर 1 में बोल क्रिस्टलीय द्रव का गलनांक निश्चित होते हैं, जो कि बोल रहे 100% भी आपका सही है ये क्वेश्चन। 2 में क्रिस्टलीय ठोस की प्रकृति समदेशिक होती है, ये आपका कथन बिल्कुल गलत है, कोई उसका सही कर ही नहीं सकता है, ध्यान रखिएगा। ये निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल प्रभाव का प्रदर्शन करता है, तो निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव का प्रदर्शन करता है। टिंडल प्रभाव का प्रदर्शन आपका कौन करता है, तो टिंडल प्रभाव का प्रदर्शन दूध करता है, ध्यान में रखिएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वन लाइनर क्वेश्चन पर भी आप लोग को रुकना नहीं है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन आपका सही है ये आप लोग बताइए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए तो एक में आपका पीतल का तत्व है, पीतल आपका तत्व है, बिल्कुल नहीं, पीतल आपका तत्व नहीं है। ध्यान रखिए पीतल आपका एक मिश्रित धातु है जो मुख्य रूप से तांबा और जस्ता के मिश्रण से होता है। इसके बिल्कुल गलत है। देखिए संगमरमर एक यौगिक है जो कि बिल्कुल आपका क्या है, गलत है। नहीं, बोलिएगा सही है। क्या है, संगमरमर एक यौगिक है, बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, संगमरमर मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 है जो एक रासायनिक यौगिक है, बिल्कुल आपका कथन 3 सही है। 2 सही है। कथन 3 में आपका चूना पत्थर एक मिश्रण है जो कि बिल्कुल आपका गलत है। देखिए चूना पत्थर एक मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 से बना एक यौगिक है, ना कि मिश्रण है। मतलब क्या है, यौगिक है, ना कि बना एक मिश्रण है। ध्यान रखिए। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि केवल 2 आपका कथन 2 आपका सही है। चलिए अगला नंबर प्रश्न बताइएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को आप लोग को बताना है। तो देखिए कथन 1 में देखिए इसमें कोई कथन आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोई भी कथन आपका सही नहीं है। लेकिन इसका सही उत्तर आप लोग सुन लीजिएगा। देखिए एक का आपका सही उत्तर होगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए निषेचन के बिना फल के विकास और अनिश्चयक फलन कहा जाता है, ना कि आपका गेमिटोगैमी। ध्यान में रखिएगा। 2 में आपका है, 2 का सही उत्तर सुनिएगा कि निषेचन के बिना अंडे में भरण बनने की प्रक्रिया को अनिषेक जनक कहते हैं, अनिश्चक जनक कहते हैं। ध्यान में रखिए, अनिश्चक जनक आपका कहते हैं। ध्यान रखिए दोनों का सोल्यूशन आप लोग सुन लिए हैं और फिर से सुनना, थोड़ा सा वीडियो पीछे कर लीजिए। वीडियो को 1.25x पे देखिएगा भैया, पहले हम बोल रहे हैं 1.25x पे देखिए। थोड़ा सा हम जो रुकते हैं उससे क्या होगा, स्पीड में थोड़ा देखिएगा तो पूरा दम मैच कर जाएगा। 49 नंबर प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। बताइए इनमें से कौन सा सही सुमेलित आपका नहीं है। तो देखिए तो कथन 1 में आपका है रेटिनॉल जीरोफ्लेथीमिया जो कि बिल्कुल आपका सही सुमेलित है। 2 में है टोकोफेरॉल वेरी वेरी जो कि बिल्कुल आपका सही सुमेलित नहीं है। ध्यान में रखिएगा, टोकोफेरॉल आपका वेरी वेरी बिल्कुल सही सुमेलित नहीं है। ध्यान रखिए सी में आपका है, बाकी आपका सही है। ध्यान रखिएगा सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सुमेलित नहीं है, जो कि बोल रहा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सुमेलित नहीं है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 50 की ओर। बताइएगा निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर आप लोग बताइए। देखिए कथन 1 में आपका है आनुवंशिकता का जनक जी जे मेंडल है। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित है। ये भी कथन आपका बिल्कुल सही। दोनों क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है। इसमें कोई दूसरा कोई आदमी काट ही नहीं सकता, कि कोई बोल ही नहीं सकता कि ये गलत है। 51 नंबर प्रश्न कथन 1 है कारण आर। कथन 1 में क्या, अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है। क्या कथन 1 आपका सही है। ध्यान रखिए क्या कथन 1 आपका सही, तो कथन 1 आपका जो है बिल्कुल सही है। कारण आर में एक सभी कोशिकीय जीव लैंगिक विधियों से जनन करते हैं, जो कि ये भी आपका बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा। और ए और जो है सो आर के जो है सो ए की आपका सही स्पष्टीकरण भी करता है। ध्यान रखिए ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही स्पष्टीकरण है। ध्यान रखिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भैया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 52 नंबर प्रश्न बताइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है ये आप लोग बताइए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो देखिए 1 में आपको सल्फर एक परमाणु अणु के रूप में रहता है, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। 2 में आपका है तत्व ए और बी संयोजकताएँ क्रमशः 3 और 2 इन तत्वों के संयोग से बने यौगिक का सूत्र A2B2 है। ध्यान रखिए जो कि बिल्कुल आपका सही है। ध्यान रखिएगा तो बिल्कुल आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 53 की ओर। बताइए हृदय को रक्त संभरण वाली धमनियाँ कहलाती है। हृदय को रक्त संभरण करने वाली धमनियाँ कहलाती है, तो वो कौन सा कहलाते हैं, तो आपको हृदय धमनियाँ कहलाती है। कौन सा कहते हैं, हृदय धमनियाँ कहलाती है। ध्यान रखिए हृदय के रक्त संभरण करने वाली धमनियाँ कहलाती है, तो हृदय धमनियाँ कहलाती है। ध्यान रखिएगा। ये सेट जो पूरा आप लोग देख लीजिएगा तब समझ जाएंगे कि जी भैया आप लोग
पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी का नहीं है। हिस्ट्री ज्योग्राफी रहता है तो कोई भी देख लेता है, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ मिल रहा है साइंस का क्वेश्चन है, तो समझ रहे हैं कितना हार्ड है, जो पढ़ने में इतना दिक्कत हो जा रहा है। बताइए, उत्परिवर्तन का सिद्धांत मिलान करने वाला है। सूची 1 और सूची 2 से आपको क्या करना है, तो मिलान करना है। देखिए, उत्परिवर्तन का सिद्धांत आपका डीप ब्रिज हो जाएगा। डीप ब्रिज आपका कहाँ है, डीप ब्रिज तो आपका 4 में है। बताइए, आपका विकास का सिद्धांत आपका हो जाएगा डार्विन। विकास का सिद्धांत होगा डार्विन। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना, एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना, ये आपका हो जाएगा बीडल और एक में हो जाएगा। ध्यान रखिए किस में हो जाएगा, आपका बीडल और स्टेम हो जाएगा। देखिए, ओपेरॉन अवधारणा ये आपको बच गया, तो आपको बच गया जेवक और मेनोड। ध्यान रखिएगा, तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 55 की ओर। बताइएगा, बुद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधि को कहते हैं, विधा को कहते हैं। फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, थोड़ा मिस्टेक हो गया। वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को कहते हैं। ध्यान में रखिए, ज्ञान प्राप्त करने की विधा को आपका क्या कहते हैं, तो ये आपका जेरोंटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, आपका जेरोंटोलॉजी कहते हैं। ध्यान में रखिएगा। देखिए, वृद्धा और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया के वैज्ञानिक अध्ययन को जेरोंटोलॉजी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन को आप लोग बताइए। कौन सा कथन आपका सही है, तो कथन 1 में आपका है, नमकीन पानी में उगाए गए पौधे थैलोफाइटस कहते हैं, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। 2 में आपका है, गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक राइजोबियम है, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। 3 में आपका है, देखिए, सुषुप्त अवस्था तोड़ने वाला हार्मोन साइटोकाइनिन है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। देखिए, क्वेश्चन सही रहेगा भैया, आप लोग पकड़ लीजिएगा फट सा एकदम से। कौन सा जगह था, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर जाएगा, क्योंकि केवल 3 आपका जो है बिल्कुल सही है। 7 कथन को आप लोग पकड़ने के लिए सीखिए। 57 नंबर प्रश्न बताइए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन आपका सही है, ये कथन आप लोग बताइए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। कौन सा कथन आपका सही है, कि 1 में आपका है, सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण इंग्लैंड में हुआ था, जो बिल्कुल आपका गलत है। 2 में जैविक 7 कृत्रिम हृदय होते हैं, क्या होता है, जैविक 7 कृत्रिम हृदय होते हैं, जो कि बिल्कुल आपका सही है। इस क्वेश्चन को कोई गलत कर ही नहीं सकता, दुनिया में कोई भी आदमी आपका गलत नहीं कर पाएगा। ध्यान रखिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल के साथ में जुड़ जाइए, जैसे ही हम अगला वीडियो पोस्ट करेंगे ताकि आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और असत कथन को चुनना, यानी कि कौन सा कथन ये तीनों में से कौन सा कथन आपका गलत है, ये आप लोग बताइए। ध्यान रखिएगा। देखिए, कौन सा कथन गलत है, तो देखिए, 1 में है, अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो रक्त में उपस्थित है, बिल्कुल गलत है। तो मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां गर्दन की होती है, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। 3 में हमारे शरीर की सबसे सुगठित ढंग दंतवल्लभ है, जो कि बिल्कुल आपका सही है, ये आपको कोई नहीं काट सकता। ये ऑप्शन नंबर आपका डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर केवल 3 सही है, केवल 3 सही है। कौन सा कथन आपका गलत है, अच्छा असत पूछ रहा था, 1 और 2 आपका असत है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका जो से बिल्कुल असत है। चलिए अगला 59 नंबर प्रश्न बताइएगा, जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, वह है, वीडियो को 1.25x पे देखिएगा भैया, हम पहले से बता रहे हैं, वीडियो को 1.25x पे देखिएगा।
मतलब जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, वह आपका एजोला है। ध्यान रखिए कौन सा है, यह आपका एजोला है। देखिए एजोला एक तैरने वाली जलीय फर्न है। इसका उपयोग धान की खेती में जैव उर्वरकों के रूप में किया जाता है, क्योंकि एनाबिना नामक साइनोबैक्टीरिया के साथ मिलकर हवा में नाइट्रोजन को खींचने और मिट्टी में पहुंचाने वाली क्षमता रखती है, जिससे फसल में पैदावार बढ़ती है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से देखिए अभी धान का खेती भी आ रही है, तो ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि आप लोग के लिए बहुत ज़रूरत है, क्योंकि 90% लोग आपका किसान होते हैं। वह निम्नलिखित में से क्या अंत में जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होते हैं? तो निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है? संश्लेषित आपका होता है तो आपका विटामिन के होता है। ध्यान रखिएगा। देखिए मानव शरीर के सबसे बड़ी आंत में रहने वाले मिश्र जीवाणुओं जैसे विटामिन के और विटामिन B12 का संश्लेषण करते हैं। ध्यान रखिएगा भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 61 की ओर। बीच में हम सोल्यूशन नहीं दिए हैं, क्योंकि बीच में थोड़ा सा फास्ट हम लोग को निकलना जरूरी होता है, नहीं तो वीडियो आपको 2 घंटा का हो जाएगा, पार्ट 1 ही। कृषि क्षेत्र के अंतर्गत मुख्य रूप से कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? तो कृषि क्षेत्र के अंतर्गत मुख्य रूप से कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? तो ये आपका देखिए पर्सनल बेरोजगारी पाई जाती है और मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। ध्यान में रखिएगा, दोनों बेरोजगारी आपका पाई जाती है। ए और बी आपका दोनों सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सूची 1 में क्या है? कृषि प्रणाली है। सूची 2 में क्या है? तो परिभाषा है। चलिए मिलान करते हैं। ए में आपका बहुविध फसल, बहुविध फसल। चलिए मिलान करिए, तो बहुविध फसल ए हो जाएगा आपका। देखिए कहाँ आपका एक ही वर्ष के भीतर खेत में 2 या 2 से अधिक, ये आपका 3 में हो गया है। बताइए मिश्रित धातु, मिश्रित धातु हो गया आपका एक ही खेती में एक ही समय पर बीजों को मिलाकर बोना। बताइए एकल फसल, एकल फसल हो गया आपका एक कृषि में केवल एक ही फसल को उगाना। बहुत इजी क्वेश्चन भी, सोचने वाली बात है थोड़ा सा। एकल फसल में तो एक ही ना होगा, मिश्रित में हो गया मिला के जो डालते हैं। बहुफसल में हो गया जब आपका एक ही वर्ष के खेत में 2 या 2 से अधिक फसलें उगाना हो। देखिए अंतरासंयन, अंतरासंयन आपका हो जाएगा एक ही खेत में 2 या अधिक फसलों को एक ही निश्चित पैटर्न या कतारों में उगाना। ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न बताइएगा। कथन 1 है, कारण आर है। कथन 1 में क्या भारत का राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस प्रति वर्ष 24 दिसंबर को मनाया जाता है? क्या अभी कथन 1 आपका सही है? तो ध्यान रखिए अभी कथन 1 जो है आपका बिल्कुल सही है। अभी कथन 1 आपका बिल्कुल सही है। कारण आहार में भारत संसद का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कोपरा वर्ष 1986 में पारित किया गया था, जो कि बिल्कुल आपका सही है। ध्यान रखिए, तो ए और बी आपका दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? तो कौन सा कथन आपका सही है? तो ये आपका इनका स्वामित्व और नियंत्रण कम से कम 2 या 2 से अधिक देशों में होता है। ध्यान रखिएगा। पैंसठ नंबर प्रश्न बताइए। कारण ए है, कथन ए है, कारण आर है। वैश्वीकरण के कारण विभिन्न देशों के बीच उत्पादन और बाजारों में तेजी से एकीकरण हुआ है, जो कि बिल्कुल कथन एक आपका सही है। कोई काट ही नहीं सकता कि सही नहीं है। कारण आर में बहुराष्ट्रीय कंपनियां विश्व भर में उन स्थानों पर उत्पादन इकाइयां स्थापित करती है जहां उन्हें सस्ता श्रम और अन्य संसाधन उपलब्ध होते हैं, जो कि बिल्कुल आपका सही है। और आर ए की सही व्याख्या भी आपका कर रहा है। ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए और आर आपका बिल्कुल सही है और आर ए की सही व्याख्या भी आपका करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रश्न नंबर
66 की ओर। व्यापार संतुलन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, कथन 2 है और कथन 3 है। और 3 को कथन दिया हुआ है और कौन सा कथन आपका सही है ये आप लोग बताइए। किसके बारे में? व्यापार संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में, ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए, कथन 1 में आपका है, कौन सा कथन आपका सही है? देखिए कथन 1 में यदि किसी देश के निर्यात का मूल्य उसके आयात के मूल्य से अधिक है तो उसे व्यापार घाटा कहा जाता है, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। क्या? बिल्कुल आपका कथन 1 आपका बिल्कुल गलत है। कथन 2 में है आपका, जब किसी देश के निर्यात और आयात का कुल मूल्य बराबर होता है तो उसे संतुलित व्यापार कहा जाता है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। 3 में है, व्यापार विशेष अधिशेष अधिक्यव की स्थिति तब होती है जब वस्तुओं का निर्यात आयात की तुलना में अधिक होता है, जो कि बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिएगा। तो 2 और 3 आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए अगला नंबर प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 67 की ओर। भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली किस तारीख से लागू की गई थी? भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली किस तारीख को लागू की गई थी? सबको पता है भी, आपका 1 अप्रैल 1957 को आपका लागू हुआ था। देखिए भारत में 1 अप्रैल 1957 को दशमलव प्रणाली के आधिकारिक रूप से अपनाई गई, ध्यान रखिएगा। 68 नंबर प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन आपका सही है ये आप लोग बताइए। किसके बारे में? आरबीआई और एमपीसी के संदर्भ में, ध्यान में रखिए। तो कथन 1 में आपका क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए कथन 1 में आपका है, मौद्रिक नीति समिति का गठन केंद्र सरकार द्वारा आरबीआई अधिनियम द्वारा 45(ज़)(b) के तहत किया गया है, जो कि बिल्कुल आपका सही है, बिल्कुल आपका सही है। कथन 2 में है, अप्रैल 2014 के बाद एक वित्तीय वर्ष में 8 बार अर्थात 4 तिमाही और 4 मध्य तिमाही मौद्रिक नीतियों की घोषणा की जाती है, जो कि कथन 2 भी आपका जो है सो बिल्कुल गलत है। क्या है? गलत है, सही नहीं है, गलत है। कथन 2 आपका बिल्कुल गलत है। कथन 3 में आपका है, मौद्रिक नीति का प्राथमिक लक्ष्य कम और अस्थिर मुद्रास्फीति को बनाए रखना है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। कथन 4 में आपका है, वर्तमान में मौद्रिक नीति समितियों में कुल 6 सदस्य होते हैं, जो कि बिल्कुल आपका सही है, ध्यान में रखिएगा। तो आपका 68 का सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? तो 1 सही है, 3 सही है और 4, 1 और 3 आपका 4 कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी में है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला 69 नंबर प्रश्न बताइएगा, केंद्रीय बजट 2026-27 के संदर्भ में ऋण से जीडीपी अनुपात के अनुमानों के बारे में कौन सा कथन आपका सही पहचान कीजिए। क्या कथनों के बारे में सही कथन का पहचान करें? इसका आंसर आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि हर बार हम 2 क्वेश्चन छोड़ते हैं कमेंट बॉक्स के लिए। इस बार हम प्रश्न नंबर आपका 69 छोड़ रहे हैं, पीछे भी एक प्रश्न हम छोड़ते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 70 नंबर प्रश्न बताइए, भारत में प्रत्येक विदेशी निवेश एफडीआई और निवेश रुझानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही कथन को आप लोग को बताना है। कथन 1 में क्या? वैश्विक आर्थिक मंदी के बावजूद भारत ने अप्रैल-नवंबर 2025 के अवधि के दौरान 64.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई आकर्षित किया है। क्या कथन 1 आपका सही है? ध्यान रखिए, क्या कथन 1 आपका सही है? तो कथन 1 जो है आपका बिल्कुल सही है। कथन 1 आपका बिल्कुल, 1 सेकंड रुक जाइए भैया। क्या कथन 1 आपका सही? तो बिल्कुल हाँ, कथन 1 आपका बिल्कुल सही है। कारण 2 में आपका है, भारत वर्ष 2024 में ग्रीनफील्ड निवेश में आकर्षित करने के मामले में वैश्विक स्तर पर 5वें स्थान पर रहा है, जो कि बिल्कुल आपका सही नहीं है। ध्यान रखिए, बिल्कुल कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि केवल 1 आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 71 की ओर। तो कथन 1 है, कारण आ रहा है। कथन 1 में क्या? जलीय सतह पर सौर्यिक विकिरण का प्रत्यावर्तन अधिक होता है। क्या कथन 1 आपका सही है? बताइए, क्या कथन 1 आपका सही है? तो कथन 1 आपको बिल्कुल सही है। कारण आर में है, जलीय सतह स्तर की अपेक्षाकृत अधिक
चिकनी व चमकीली होती है, ये भी कथन आपका बिल्कुल सही है। और वास्तव की बात है कि देखिए आर्य की सही व्याख्या भी आपका कर रहा है, ध्यान रखिएगा, आर्य की सही व्याख्या भी आपका कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 72 की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर को आप लोग बताइए। देखिए एक में आपका सही उत्तर को बताना है, ध्यान रखिएगा, सही उत्तर को आप लोग को बताना। देखिए एक में यह भारतीय हिमालय पाकिस्तान के पूर्वी सीमा से लेकर म्यांमार तक लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है, जो कि कथन एक आपका बिल्कुल सही है, कोई काट ही नहीं सकता। 2 में आपका लघु हिमालय की उत्पत्ति यूरेशियन युग में से हुई है, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। देखिए इसका सही उत्तर आप लोग क्या हो जाएगा, देखिए यह पर्वत श्रृंखला है प्री कैरिबियन युग से लेकर यूरेशियन युग तक चट्टानी प्रणाली पाई जाती है, ध्यान में रखिएगा। कथन 3 में आपका शिवालिक हिमालय में बोल्डर और कांग्लोमेरेट की मोटी परत बनाई जाती है, जो कि बिल्कुल आपका 3 सही है, ध्यान रखिएगा। तो 1 और 3 सही है। कौन सा कथन सही है, निम्न कथनों पर विचार करना, तो कथन 1 और 3 आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता है प्रश्न नंबर 73 की ओर। जनजातियाँ हैं और क्षेत्र हैं, कौन सा जनजातियाँ क्षेत्र हैं, चलिए मिलान करने वाला है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए मिलान करते हैं। देखिए कुकी आपका हो जाएगा कौन से क्षेत्र से संबंधित है, कुकी जनजातियाँ जो है आपका उड़ीसा क्षेत्र से आपका मणिपुर क्षेत्र से आपका संबंधित हैं, ध्यान रखिएगा। अब बताइए आपका डोंगरिया कोंधा जनजाति जो है सो आपका किस क्षेत्र से संबंधित है, तो इनका आपका जो है सो उड़ीसा से संबंधित है। बताइए टोडा जनजातियाँ जो है सो आपका किस क्षेत्र से संबंधित है, टोडा जो है सो आपका तमिलनाडु क्षेत्र से आपका संबंधित है। बताइए अंगामी आपका नागालैंड राज्य से संबंधित है, ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा, देखिए कौन सा हो जाएगा, तो ए हो जाएगा सी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है 74वां प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उष्णकटिबंधीय चक्रवात दिया हुआ है और प्रमुख क्षेत्र दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है कितने युग्म सुमिलित हैं, बताइए कितने युग्म आपका जो है सुमिलित हैं। देखिए ए में टाइफून जापान, क्या उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, देखिए टाइफून चक्रवात जो है सो आपका जापान क्षेत्र से संबंधित हैं, तो बोलिएगा जी भैया बिल्कुल संबंधित हैं। बी में आपका बिलीबिली विलेज ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, बिल्कुल आपका ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है, बिल्कुल अमेरिका से संबंधित है। बेगुओ इंडोनेशिया से संबंधित है, नहीं, बेगुओ आपका इंडोनेशिया से संबंधित आपका नहीं है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। चलिए देखते हैं आज का आखिरी नंबर प्रश्न भी है। अगर वीडियो को आप लोग को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तो अफवाह क्षेत्र के घटते क्रम के अनुसार प्रायद्वीपीय नदियों का कौन सा क्रम सही है, अफवाह क्षेत्र के घटते क्रम के अनुसार प्रायद्वीपीय नदियों का कौन सा क्रम सही है, घटते क्रम में सजाना है, ध्यान रखिए। देखिए पहला तो आपका हो जाएगा गोदावरी, सबको पता है, घटते क्रम, उसके बाद हो जाएगा कृष्णा, उसके बाद महानदी, उसके बाद कावेरी, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपको बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगर लिख देते हैं, देखिए गोदावरी कितना किलोमीटर है, तो गोदावरी जो है सो आपका, तो गोदावरी आपका 3.13 लाख वर्ग किलोमीटर अगर कृष्णा का आपका कितना हो जाएगा, कृष्णा का आपका हो जाएगा देखिए 2.59 लाख वर्ग किलोमीटर होते ही। अब महानदी का आपका कितना हो जाएगा, तो महानदी का आपका हो जाएगा 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर, बताइए यार। बाकी कावेरी बची है, कावेरी का आपका कितना है, तो 81,155 वर्ग किलोमीटर, ध्यान रखिएगा। चलिए थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।